उन्होंने भी किए हैं, संघर्षों के बाद ही मिला है, इतना मतलब कहना है। दूसरा, यह जो फैक्टर, ये जो डीए है, ये रनिंग कर्मचारियों के लिए एक जो उनका पे एलिमेंट रहता है 30%, उस पे एलिमेंट पे भी उनको ये डीए अभी जो है मिलता है। इस समय में यह डीए 17% है। 4% अभी आपको जैसा पता होगा लॉकडाउन से पहले डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने कि 4% महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2020 से बढ़ाई गई है, ऐसा आपको पता होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक पत्र और आया, उसके तहत उस 4% को भी रोका और आपका 30 जून 2020 तक का डीए को फ्रीज कर दिया। मतलब इस दौरान में आपका डीए जो 17% था, वही 17% आपको मिलता रहेगा 30 जून 2021 तक। बड़े ने दुख की बात है ये। काफ़ी इसके ऊपर में संगठनों ने अपना विरोध भी दर्ज किया है और मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने, भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने इसके ऊपर में अपना विरोध, सबसे पहले अपना विरोध दर्ज किया कि ठीक है, यह एक अनिश्चित काल में आपने जैसा फैसला लिया है, गवर्नमेंट को बताया कि आपने फैसला लिया है तो ठीक है, लेकिन जब आप 30 जून 2021 के बाद देंगे, 1 जुलाई 2021 से जब लागू करेंगे, इस बीच में जितने भी, यानी लगभग 3 जो आएंगे, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021, यह सारे डीए को जोड़ करके जो भी एरियर्स बनता है वह हमको 2021 में दिया जाए। ये हम लोगों की मांग है, इसके ऊपर में हमको डटकर विरोध भी करना है, प्रदर्शन भी करना है और इसके ऊपर में हम अड़े हुए हैं। ये डीए का, जैसा कि मैंने आपको एक मोटा डीए के बारे में बताया है, अभी इस समय वो 17% चल रहा है और अभी तक की जो इसकी कहानी है वो डीए की इस प्रकार से। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो अलाउंसेस में है, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की अगर बात की जाए तो मैं ज़्यादा पीछे आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ जोड़ा जिक्र करना जरूरी है पिछले पे कमीशंस का। 5th पे कमीशन की अगर बात की जाए तो, यानी 1986 के बाद अगर बात की जाए तो थोड़ा सा सार्थक होगी कि इससे पुराने आदमी शायद अभी बहुत लोग का है नहीं, अभी 1986 से बात करते हैं। तो यह जो 1986 से अगर बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस हमको, ये हमारा बेसिक पे, वेतन जो है, बेसिक वेतन, इस बेसिक वेतन के ऊपर सिटी वाइज, यानी सिटी के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस, चूँकि हमको मकान का किराया, समझिए आप मकान का किराया जैसा मान लीजिए, इसको रहने के लिए जो हमारा लाइफ स्टाइल है, रहने के लिए सिटी के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, इसी के लिए सिटी के अनुसार उन्होंने, गवर्नमेंट ने तय किया है। A1 सिटी के हैं तो महानगर जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये जो महानगर है, उन महानगरों को A1 क्लास में रखा गया। उसी के अनुसार यह हाउस रेंट अलाउंस को तय किया गया। दूसरा कैटेगरी है A और B1 और B2। ए में वो शहर जो ये महानगरों को छोड़ करके आबादी के अनुसार इनकी संख्या तय की जाती है। 50 लाख के ऊपर है तो वो A1 में आएगा, 50 लाख से कम है तो
ए शहर में आएगा और लगभग मेरे ख्याल से 20 लाख है, इसका 20 लाख से ऊपर है तो A1 में आए, B1। ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन यह मापदंड है A1, A और B1 और B2 के लिए। इन शहरों के लिए बेसिक पे का 5वें कमीशन में इन्होंने तय किया था 30% A1 क्लास के लिए, महानगर के लिए 30% ऑफ द बेसिक का 30%। A और B1 और B2 के लिए 15%, C क्लास के लिए 7.5%, और अनक्लासिफाइड जो शहर जिसके का कोई क्लास नहीं है, बिलो C के नीचे है, उनको 5%। और यह जो रेंट था यह चलता चला आ रहा था। बाद में अब 7वें पे कमीशन की बात की जाए, जिसमें कि ये बहुत आपको पता होगा, ये विवादों में भी आया। 7वें पे कमीशन में इसे घटाकर, नहीं, इससे पहले मैं आपको एक करेक्शन और कर दूं। 6वें पे कमीशन में इसे वही उससे शहर वाइज A1 के 30% किया गया था, B1 B2 के लिए 20% किया गया था, और उसके बाद जितने भी शहर हैं 10% ऐसा किया गया था 6वें पे कमीशन में। अब 7वें पे कमीशन की बात की जाए तो 7वें पे कमीशन में इसे घटाकर 8%, 16% और 24%, यानी महानगरों के लिए 24%, उसके बाद A1 A B1 B2 के लिए 16%, और बाकी के लिए 8%। 10 से घटाकर 8%, 20 से घटाकर 16%, 30 से घटाकर 24%। ऐसा इन्होंने जब पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ तब भी ये डिक्लेयर किया था, और उस समय भी गवर्नमेंट 8, 16, 24% देने को तैयार थी। लेकिन हमारे जो तथाकथित मान्यता प्राप्त सो कॉल्ड जो संगठन है, चूंकि वो JPCM पार्टनर रहते हैं, JPCM में सारी बातें करते हैं, उन्होंने उस समय में यानी 2017 में इसको लेने से इनकार किया, मानने से इनकार किया कि हम अलाउंसेस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये पुराना जो था 10, 20, 30, 10%, 20%, 30%, कम से कम पुराना जो था रेट वही दिया जाए। तो ये डिस्प्यूट मैटर हुआ। डिस्प्यूट होने से इसको गवर्नमेंट ने भी डिस्प्यूट की श्रेणी में रखा, और जो पुराना चल रहा था उस पुराने के अनुसार हमको अब पेमेंट जो हमारा है वो मिलता रहा। कब तक मिलता रहा? आखिर में 1.5 साल के बाद यह डिसीजन हुआ कि यही रेट बाद में एक्सेप्ट हुआ। छोटा सा एक थोड़ा सा अमेंड हुआ था, थोड़ा सा, जिसको कि जो कि हमारे 18,000 जिनका बेसिक था उनको ही सिर्फ फायदा था, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं था इसमें। 8 और 16 और 24% उन्होंने बाद में उसको एक्सेप्ट किया। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने 1.5 साल जो था, 1.5 साल अगर इससे पहले ही जो बाद में एक्सेप्ट किया, अगर पहले ही एक्सेप्ट किया रहता तो जो 1.5 साल तक का जो लॉस हुआ कर्मचारियों का, कितना बड़ा लॉस हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। आप स्वयं कैलकुलेट करिए कि यह
लगभग 50,000 से लेकर के तो 1.5 लाख तक का आंकड़ा जाता है एक कर्मचारियों का। इतना बड़ा लॉस हुआ। और लॉस क्यों हुआ? इन दोनों मान्यता प्राप्त जो हैं, इनके जो रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं वहाँ जेसीएम पार्टनर बन करके, उन्होंने किस दबाव में फैसला लिया, क्यों ये फैसला लिया, हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए उन्होंने, लेकिन एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, विषय आया है तो 2017 में ही एक फेडरेशन ने कर्मचारियों के बीच जाकर के एक सीक्रेट बैलेट हुआ था, आपको याद होगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। सीक्रेट बैलेट किया किस लिए? कि हड़ताल में जाना है, हमको 10, 20, 30 ही चाहिए। अच्छी बात है, हमने भी समर्थन किया, 10, 20, 30 ही चाहिए, हड़ताल में जाना है, इसके लिए सीक्रेट बैलेट लिया। और सीक्रेट बैलेट में 97% लोगों ने अपना मत दिया हड़ताल में जाने के पक्ष में। 97%। दूसरे फेडरेशन ने भी यही किया, उसने भी सीक्रेट बैलेट किया कुछ 1-2 महीने के अंतर में। उसका भी जो प्रतिशत था वो 98% रहा। 98% लोगों ने उसका समर्थन किया, इसका हड़ताल पर जाने के लिए। सीक्रेट बैलेट में यही पूछा गया था ना, क्या आप हड़ताल पर जाना चाहते हैं? हमको जो अलाउंसेस मिले हैं वो कम मिले हैं, हमको 10, 20, 30 ही चाहिए। तो लोगों ने, सभी ने कहा कि हाँ 10, 20, 30% मिलना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने सीक्रेट बैलेट में अपना मतदान किया हड़ताल के पक्ष में। बड़ा अच्छा माहौल बन भी गया था कि हड़ताल पर जाना है, हड़ताल पर जाना है, इस एचआरए को लेकर के। और आपको याद होगा कि एक तिथि भी डिक्लेयर हो गई थी, उस तिथि के 2 दिन पहले स्ट्राइक का नोटिस विड्रॉ हो जाता है। क्यों विड्रॉ हो जाता है? अब ये समझ से परे है, लेकिन सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी गई कि भाई ये कमेटी आपका डिसीजन करेगी। उस कमेटी गठित करने पर ही दोनों फेडरेशन ने अपना स्ट्राइक नोटिस वापस ले लिया। कमेटी गठित हुई जिसका रिजल्ट 1.5 साल बाद मिला, लेकिन मिला क्या? वही जो मैंने जैसा पहले बताया, 8, 16, 24%। केवल एक 18,000 जिसका बेसिक है, मतलब न्यूनतम ग्रेड पे लेवल 1 वाले ही कर्मचारी को सिर्फ राहत मिली थी, अन्यथा बाकी सभी को कोई राहत नहीं थी। सबके लिए वही 8, 16, 24 मिला। उसमें ये कहा गया कि जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, अगर 25% डीए बढ़ेगा तो यह जो है 1% बढ़ जाएगा। मतलब 25% डीए बढ़ेगा तो आपका एचआरए 9, 17, 25 हो जाएगा। 50% डीए बढ़ेगा तो यह एचआरए बढ़ेगा। 75% डीए हो जाएगा तो एचआरए बढ़ेगा। 100% डीए हो जाएगा तो बढ़ेगा। यानी 100% जब डीए होगा तब आपको 30% जो हायर अलाउंसेस है वो 30% होगा। अब आप सोचिए 100% डीए बढ़ने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार के जो फैसले हैं वह दोनों संगठनों ने, दोनों फेडरेशन ने मान्य किए। क्यों मान्य किए, यह आप विचारणीय बिंदु है, विचार करें।
आपका काफ़ी कुछ नुकसान होने के बाद में ये मान्य हुए। अब मैं, हालांकि मेरा विषय दूसरा है, लेकिन मैं इस विषय दूसरे विषय में चला गया। मेरा विषय अलाउंसेस है, तो अलाउंसेस में बताते बताते मेरे चूंकि बात आ गई, इसलिए मैं बढ़ गया आगे। अभी पुनः वापस आपके अलाउंसेस के ऊपर मैं फिर से आता हूँ। अब एक तीसरे अलाउंसेस की बात की जाए जो हमको मिलता है, TPTG, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये क्या है? इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मतलब आपको जो कार्यालय जाने आने में ये सहूलियत हो, इसके लिए इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का जन्म हुआ। ये भी इससे 5वें पे कमीशन से पहले नहीं था। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस मिलता था, उसको एक सम किया गया और ये एक अलाउंसेस तैयार किया गया। इस तरीके का है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। 5वें पे कमीशन में लागू हुआ, 1/8/1997 से लागू हुआ। इसमें भी वो सिटी वाइज, सिटी के अलाउंसेस के हिसाब से था, क्योंकि सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस को इसको सम किया गया था, सम किया गया था, इसलिए सिटी अलाउंसेस के हिसाब से ये था। इसे पहले जो 5वें वेतन आयोग में जो ग्रेड जो थे 6,500 से 10,500 से कम वालों को, इसको A1A के लिए 100 रुपये, अदर के लिए 75 रुपये, यानी 6,500 से जिनका कम है उनको 6,500 और से ज़्यादा, और 13,500 से कम है तो 400 रुपये, और अदर के लिए 200 रुपये, और 8,000 और 13,500 से ऊपर वालों को 800 और 400 रुपये। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें भी ऑफिसर्स और ग्रुप C और D के लिए बहुत मार्जिन था। ऑफिसर्स एक आता है एंट्री ग्रेड, उसका 8,000 था, 8,000 वाले को 800 रुपये A1 और A के लिए, और अदर सिटीज़ के लिए 400 रुपये, और वहीं ग्रुप C और D यानी 6,500 से नीचे वालों के लिए, ग्रुप C एंड D 6,500 बेसिक पे से नीचे वालों के लिए उस समय 100 रुपये और 75 रुपये, इतना मार्जिन था ऑफिसर्स और ग्रुप C एंड D में। तो मैं ग्रुप C एंड D की बात करूंगा, मैं ऑफिसर्स में नहीं है। मार्जिन मैंने सिर्फ बताया आपको, मेरा बताने का तात्पर्य यही था कि कितना मार्जिन ऑफिसर्स और ये 100 और 800, 75 और 400, इतना बड़ा फर्क था। अब बीच में इसको 6वें पे कमीशन में इसको थोड़ा सा ग्रेड पे, 6वें पे कमीशन से आपको याद होगा ग्रेड पे की संरचना 6वें पे कमीशन से हुई, इससे पहले नहीं था। यानी ओपन एंडेड जिसको कहते हैं कि 6वें पे कमीशन से ग्रेड पे का स्ट्रक्चर आया, उसमें इसे तय किया गया लेवल 9 जिसे कहा जाए तो 5400 ग्रेड पे से ऊपर, उसमें 3200 प्लस DA, यानी 6वें पे कमीशन से इसको DA के साथ में मर्ज किया। यानी आपका DA जैसा जैसा बढ़ेगा, ये ट्रांसपोर्ट TPTG यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी आपका उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। उस समय में यह A1 और A क्लास सिटी के लिए 6वें पे कमीशन में 3200 और अदर सिटीज़ के लिए 1600, ये ऐसा, यानी ये ऑफिसर्स यानी 5500 ग्रेड पे एंड अबव के लिए ये तय किया। उससे नीचे में अगर आएंगे तो लेवल 3 टू लेवल 8, उनके लिए ये 3600 और 1600 और 800, यह 6वें पे कमीशन में प्लस DA ये तय किया गया। लेवल 1 एंड 2
यानी 1800 ग्रेड पे और 1900 ग्रेड पे के लिए यह 1300, 1600 और 300 प्लस DA, ये उस समय डिक्लेयर किया गया था 6वें पे कमीशन में। 6वें पे कमीशन मतलब, फिर से एक बार मैं बता देता आपको, 6वें पे कमीशन में 1800 और 1900 ग्रेड पे वालों के लिए A1 और A सिटी के लिए 600 प्लस DA, अदर सिटीज़ के लिए 300 प्लस DA, लेवल 3 टू 8, लेवल 8 तक 1600 और 800 प्लस DA, और लेवल 9 एंड ऊपर उससे एबव 3200 और 1600 प्लस DA। उसमें भी आप देखेंगे कि लेवल 9 वालों का और लेवल एक नीचे बिलो जो है लेवल 1 एंड 2, उनको 600 और 3200 में कितना फ़र्क है आप देख रहे हैं। जबकि जो ऑफिसर एंड अबव है, आपको पता होगा, उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्हीकल, गाड़ी मोटर उनके पास में रहती है। कोई भी ऑफिसर जो रहता है उसको एक सुविधा मिलती है गाड़ी की, वो गाड़ी की भी सुविधा लेते हैं और पूरा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पूरा लेते हैं। अब 6वें पे कमीशन के बाद में अब आते हैं 7वें पे कमीशन पे। 7वें पे कमीशन में इसे बढ़ा करके अभी जो किया गया लेवल 9 एंड अबव, लेवल 9 एंड अबव के लिए अभी 7200 प्लस DA, और अदर सिटीज के लिए 3600 प्लस DA। ये मैं लेवल 9 से ऊपर की बात कर रहा हूँ। लेवल 9 से नीचे और लेवल 3 से 8 के लिए 3600 रुपये A1 और A सिटी के लिए प्लस DA, और 1800 रुपये प्लस DA, ये 3 और 8 के बीच में, जो लेवल 3 और 8 के बीच में है। और उससे नीचे 900 प्लस DA, लेवल 1 एंड 2 के लिए 900 प्लस DA अदर सिटीज़ के लिए, और A1 और A सिटीज़ के लिए 1350 प्लस DA। अब यहाँ पे भी आप देखिए कितना बड़ा गैप है, यानी लेवल 9 वाले को 7200 प्लस DA, और लेवल 1 एंड 2 जो हमारा ग्रुप D का कर्मचारी है या ग्रुप C का कर्मचारी है, उसको 1350 प्लस DA। 1350 और 7200 में आप सोचिए कितना गैप है। यहाँ भी इस पर भी कुछ विचार करना चाहिए, और हमारे संगठन ने बहुत सारा इस पे मटेरियल अपना पे कमीशन को सौंपा था, लेकिन चूंकि हम मान्यता में नहीं है इसलिए हमारी बात थोड़ी कम सुनी जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ पे कमीशन में सुना जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है। अब चूंकि विषय मेरा अलाउंसेस है तो अलाउंसेस पे ही मैं बता रहा हूँ। मोटा मोटा समय भी कुछ ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है। अभी इतने प्रकार के अलाउंसेस हैं, अगर बहुत सारी बात की जाए तो काफ़ी समय मुझे लग रहा लगेगा। अब बिंदुओं पे मैं आ जाता हूँ। एक अपने को ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है। अब ट्रैवलिंग अलाउंस भी अभी जो स्थिति है 6वें पे कमीशन की, इससे पहले की अगर बात करूंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो, पहले ये भी सिटी वाइज था। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो मिलते हैं TA DA जिसको बोलते हैं, ये भी सिटी वाइज था, सिटी के अनुसार इसको मिलता था, कम ज़्यादा होता था। लेकिन अभी 7वें पे कमीशन में इसको सिटी से ना जोड़ करके डायरेक्ट इसको भी सम किया गया है, और यह अभी इस समय में जो मौजूदा दर है वो लेवल 5 तक के 500 रुपये,
लेवल 6 से 8 तक के लिए 800 रुपये, और 9 से 11 तक के लिए 900 रुपये, 12-13 तक के लिए 1000 रुपये, 14 एंड अबव के लिए 1200 रुपये। इस प्रकार से ये तय किया गया है। और इसमें एक आवरली फैक्टर भी रहता है, 30%, 70% और 100%, जिसको बोलते हैं ना टीए भरना भी है, मेरा टीए भरना है। बहुत सारे लोग इसमें बड़े कन्फ्यूजन होता है कि टीए कितना मिलेगा, मेरा 30% है कि 70% है कि 100% है। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी जर्नी शाम को 6 बजे से पहले कोई गाड़ी से स्टार्ट की जाना, मतलब आज जैसे मान लो कि 18 तारीख है, 18 तारीख को उसने स्टार्ट किया, पौने 6 बजे की गाड़ी, 5:45 की गाड़ी से स्टार्ट किया, तो आज की तारीख का जो उसको टीए का जो रेट है वो आपको होगा 70%। और वहीं पर अगर 6:15 की कोई गाड़ी से स्टार्ट करता है तो यह जो रेट है वो घट करके कितना आ जाएगा, 30%। उसको जो आवरली रेट है वो 30% आ जाएगा। उसका मतलब आज का जो टीए है 30% आ जाएगा। और वहीं अगर कोई गाड़ी आज का अगर जर्नी है, कोई दिन में 12 बजे से पहले अगर स्टार्ट करता है कोई अपनी ट्रेवलिंग, तो उसका पूरा 100% रेट मिलेगा। यानी 12 बजे से 6 बजे तक के बीच में अगर कोई जर्नी स्टार्ट करता है अपनी, तो उसको 70% मिलेगा। 6 बजे के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको 30% मिलेगा। और 12 बजे से पहले अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेता तो 100% मिलेगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बाद में क्वेरीज में बताएं। तो ये हो गया अपना ट्रेवलिंग अलाउंस जो अपने को मिलता है। एनपीए डॉक्टर्स को मिलता है, वो अपने ज़्यादा मतलब की बात नहीं है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। बाद में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अलाउंस है। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यह भी 6वें पे कमीशन से स्टार्ट हुआ है, और इसको भी डीए से रिलेट किया गया है। और मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता। अभी की जो स्थिति है वो मैं आपको स्थिति बताता हूँ। 2250 रुपये प्रति माह, प्रति चाइल्ड, प्रति बच्चा, 2 बच्चे तक ये सीमित है। और इसमें अगर कोई बच्चा कहीं बाहर भी पढ़ता है तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में आपको इस समय मौजूदा दर जो है 6,750 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी देने का प्रावधान है। 7वें पे कमीशन में इसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया कि एक बार साल में मिलेगा, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का एक सर्टिफिकेट, जिसको वह सर्टिफिकेट सफिशिएंट है इसको रिइंबर्समेंट के लिए। कैलेंडर ईयर में एक बार इसको प्रति बच्चा 2250 और हॉस्टल सब्सिडी 6,750 रुपये यह दिया गया है। एक भत्ता और मिलता है जिसका जिक्र ना करें तो ज़्यादा करना भी चाहिए। यूनिफॉर्म अलाउंस, जिनको भी यूनिफॉर्म पहनने के लिए दिया गया है। पहले यूनिफॉर्म मिलती थी, आपको याद होगा। इसी पे कमीशन में 7वें पे कमीशन में यह भत्ता शुरू किया गया है, यूनिफॉर्म अलाउंस। पहले यूनिफॉर्म मिलती थी इसलिए यह अलाउंस नहीं मिलता था। अभी इस पे कमीशन ने स्टार्ट किया है यूनिफॉर्म। चूँकि पहले क्या होता, क्वालिटी वगैरह भी ख़राब रहती थी, कोई कपड़े की क्वालिटी जो आ जाएगी वो लेना पड़ता था। इससे पहले आपको याद होगा तो कपड़ा जो दिया जाता था उसको सिलाई भत्ता भी दिया जाता था।
सिला लीजिए भाई। और उससे पहले अगर जाए तो उससे पहले सिले सिलाए मिलते थे। तो किसी का, जैसे मेरे तो 5 फुट हाइट है, तो मेरे को 6 फुट वाला मिल जाता था, और उसको ही पहन के हमको जाना पड़ता था, फिर से उसको हमको सिलाना ही पड़ता था, उसको वो करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद में सिलाई भत्ता मिला, यूनिफॉर्म मिलता, कपड़ा मिलता था, लेकिन सिलाई भत्ता भी मिलता था। बाद में अभी ये 7वें पे कमीशन से ऐसा किया है कि इसको लमसम कर दिया गया, और एक आपको पैसा, इसके एक मुश्त पैसा दे दिया जाता है कि भाई आप खुद ही जाके मार्केट में खरीदो, और मार्केट में खरीद के अपना सिला लो, और सिलाई हमको आप यूनिफॉर्म पहन के आइए। तो जिनको यूनिफॉर्म अलाउंसेज है, ट्रैकमैन हो गए, ड्राइवर हो गए, गार्ड हो गए, ये कैटेगरी को 5,000 रुपये ये अपना जुलाई में, इस साल अभी जैसे जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में ये आपको हर साल लमसम पर एनम 5,000 रुपये आपको मिल जाएगा। अब आप इसमें से आप कपड़ा खरीदते रहिए, सिलवाते रहिए और पहनते रहिए। दूसरा, ये नर्सेस के लिए इसमें ज़्यादा है इसका थोड़ा सा अमाउंट। और आरपीएफ, स्टेशन मैनेजर, माड़ी जी सही बोल रहा हूँ ना, स्टेशन मैनेजर्स को भी ज़्यादा है। तो स्टेशन मैनेजर्स, आरपीएफ, एसपीजी, इनके लिए यह है अमाउंट 10,000 रुपये। नर्सेस के लिए 15,000 रुपये है। और ऑफिसर्स जो है, जिनको यूनिफॉर्म्स अलाउड है, आरपीएफ इंस्पेक्टर, आरपीएफ हो गया, और आईपीएस, आरपीएसएफ, ये लोग जो है, इन लोगों के लिए यह 20,000 रुपये। इसके अलावा इन लोगों के लिए और भी अन्य, इसके साथ में धुलाई भत्ता भी मिलता है, अलाउंसेस मिलता है। अभी मैं ज़्यादा बात करूँगा तो शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमारे साइमोन जी के लिए कुछ कम हो जाएगा समय। हाँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, अभी मैं इसको अपना सेशन को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अलाउंसेस तो बहुत है, लेकिन अभी एक, जैसा मैंने पहले भी बताया था, ट्रैक मैनों के लिए भी एक अलाउंसेस की ये पे कमीशन है डिक्लेयर किया था, जिसमें कि 2,700 रुपये उनका हार्डशिप अलाउंस बोला गया, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 2,700 रुपये उसको लागू किया गया, वो भी एक अच्छी बात हुई। एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस भी मिलता है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिलता है, वो एक उसको पहले बढ़ा करके, पहले 500 मिलता था, उसको बढ़ा करके 1,000 रुपये पर मंथ किया गया है। जो रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए, जो ये ओपीडी की सुविधा नहीं लेते, उनके लिए है ये। और भी है, अलाउंसेस काफ़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइम, मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो बाकी की कुछ चर्चाएं हैं वो अगले सेशन में लेंगे हम। और मैं अपना विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ, ऐसा लगता है मुझे। एक 2 लाइन और मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ये अपना सेशन जो है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, सभी कर्मचारियों को शिक्षित करने का प्रोग्राम है। सारे कर्मचारियों को मालूम होना चाहिए कि हमको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो सब हमको पता होना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये विषय लिए हैं। अन्य विषय है, विषयों का जो मिलता है तो मोटे तौर पे मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें इतनी बारीकियां हैं कि अब जैसे एचआरए है, कहाँ पर कटता है, कहाँ पर मिलता है, किन किन परिस्थितियों में मिलता है, ये विषय बहुत बड़ा है। अनेक अनेक परिस्थितियों में मालूम नहीं है हमको कि मिलता है, और कहीं कहीं नहीं मिलता है। कोई ट्रांसफ़र हो जाता है एचआरए का, जैसे एक अभी विषय आ गया तो मैं बताया, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे स्टेशन में ज्वाइन किया और क्वार्टर रिटेंशन किया, 8 महीने तक क्वार्टर रिटेन कर सकता है अपने पुराने स्टेशन पे, उसका एचआरए काट देते हैं वहाँ। कई स्टेशनों में मैंने सुना है उसको एचआरए नहीं देते, जबकि ऐसा प्रावधान है नए स्टेशन पे उसको एचआरए मिलना चाहिए, नया जो स्टेशन में गया उस रेट से मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बारीकियां हैं, जिसको मतलब बारीकियों में अगर बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत सारी बारीकियां हैं। लेकिन बारीकियों को जानने के लिए आपको कार्यशाला, ये इस कार्यशाला को, जो हमारी ये मध्य रेलवे कर्मचारी संघ की ये कार्यशाला चल रही है,
यही कार्यशाला हमको शिक्षित करने के लिए सारे लोगों को है कि आप सभी लोग शिक्षित हों, सबको पता हो और सारे लोगों में एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा हो, उसके लिए ये कार्यशाला हम लोग चला रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। इस कार्यशाला को आगे भी हम चालू करेंगे। ऐसे ही करके मैं अब आज का अपना सेशन समाप्त करता हूँ और आगे के लिए श्री मिश्रा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह जी। आपने बहुत ही अच्छे तरह से और बड़े ही सरल शब्दों में हम लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं रेलवे की तरफ से उसके बारे में बताया और हम समझते हैं कि हमारे सभी लोग लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि विषय बहुत ही बड़ा है और समय उसके अपेक्षा बहुत ही कम है, इसलिए हर चीज कवर होना थोड़ा सा मुश्किल है। हम उम्मीद करेंगे कि इस पर एक सेशन फिर से हम लोग आयोजित करेंगे, जिसमें बहुत सारे जो अलाउंसेस और रह गए हैं उसको कवर किया जाएगा। जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अब मैं श्री अश्विनी कुमार मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि आज के दूसरे वक्ता श्री साईं मोहन जी का परिचय दें और उन्हें आमंत्रित करें। धन्यवाद धनंजय जी। अभी हमारे पास अगले वक्ता चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर नागपुर श्री साईं मोहन जी हमारे साथ में उपस्थित हैं, जो हमारे को आज की जो वस्तु परिस्थिति आज हमारे पास में समय जैसे परिवर्तित होता चला जा रहा है, धीरे धीरे जो है नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, इसी टेक्नोलॉजीज को हमारे को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजीज को जो है टेक्नोलॉजीज का ज्ञान लेते हुए हमारा अभी सारा का सारा ऑफिस का काम पूरा ई ऑफिस में जो है तब्दील हो चुका है। मेरे अंदाज में जहाँ तक हर एक डिवीजन में हर एक जोन के ऊपर सभी डीआरएम ऑफिसेज में जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं मैक्सिमम वर्क जो है ई ऑफिस में इस समय कन्वर्ट हो चुका है कंप्लीटली। थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो वर्क जो है आज ई ऑफिस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, केवल उतना ही जैसे डीएआर वगैरह के जो केसेस होते हैं वही जो है अभी ई ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, बाकी सारे के सारे काम जो है हमारे ई ऑफिस में चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ में अभी और एक नई टेक्नोलॉजी हमारे साथ में जुड़ी है एचआरएमएस। इसके थ्रू जो है हम एम्प्लॉय इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय के तौर पर हम लोग कहीं पर भी कोई भी एम्प्लॉय इस एचआरएमएस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी पूरी जानकारी अपने तक वो जुटा सकता है। इसके बारे में जो है हमारे को अधिक से अधिक जानकारी हमें देंगे श्री साईं मोहन जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए और अपना माइक संभालें। श्री साईं मोहन जी। नमस्कार, आवाज आ रही है शायद सभी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो देखिए मैं एक्चुअली जो है पहले मुझे लगता है कि आप सभी में से अशोक सिंह के सिवाय कोई जानता नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैं कभी किसी यूनियन एक्टिविटीज़ में कभी जुड़ा नहीं रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई यूनियन से परहेज है करके, लेकिन समहाउ वो मेरी कमजोरी थी, मैं समय नहीं निकाल पाया ऑफिस का काम और घर के बीच में, तो मैं कभी जुड़ा नहीं रहा यूनियन के इस काम से। लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोग के सामने, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है अशोक सिंह जी को, क्योंकि उनसे मेरा परिचय करीब नहीं भी तो 20 साल हो गया है। 2000 से मैं उनको जानता हूँ, तो उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ, उन्होंने ही मुझे लेके आया। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद और आप सब लोगों को भी नमस्कार। तो आज जो सब्जेक्ट है जिस पे मुझे बोलना है, दो सब्जेक्ट है और दोनों एक किस्म से एक नया सब्जेक्ट है। जैसे उनको जो सब्जेक्ट था एस्टेब्लिशमेंट का मैटर है, वो तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बरसों से चला आ रहा है। ये जो दो सब्जेक्ट है ई ऑफिस और एचआरएमएस, ये दोनों रिसेंट सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है। तो पहले शुरू करते हैं ई ऑफिस से। ई ऑफिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 2008 में लॉन्च किया था इनिशियली, लेकिन उसमें आगे कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं उस वक्त। और ई ऑफिस जो है इसको डेवलप किया है एनआईसी ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और 2016 से इसने तेजी पकड़ा। दिल्ली में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंट में भी लागू होना शुरू हुआ। फिर पिछले करीब साल भर से, पिछले एक साल से रेलवे में भी इसकी शुरुआत चालू हो गई और इसको
रेलवे में इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा शुरू हो गया। और अब जो है कोविड आने की वजह से इसमें रफ्तार पकड़ लिया और ये मजबूरी में शुरू हो गया ये जबरदस्ती करके। तो अभी पिछले 1-1.5 महीने से तो कम से कम नागपुर डिवीजन में तो करीब करीब फुल फ्लेजेड शुरू हो गया कह सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2-4 सब्जेक्ट को छोड़ के DAR, CG, कोर्ट केस इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कॉन्फिडेंशियल, बाकी सभी सब्जेक्ट में काम इसी पे हो रहा है। तो ई ऑफिस आने का एक फायदा ये है कि आपके ऑफिस में बड़ी बड़ी फाइलें, भारी भरकम फाइलें मेंटेन होना बंद हो जाएगा। सब कुछ ई ऑफिस में ही होगा। करस्पॉन्डेंस साइड लीजिए या नोटिंग साइड लीजिए, सब कुछ कंप्यूटर में ही रहेगा, डिजिटली ही होगा। और इसमें खुशी की बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया में ही डेवलप हुआ है और इसका सर्वर भी इंडिया में ही है। तो डाटा की कोई इंटीग्रिटी या कोई चोरी होने का वैसे कोई चांस है नहीं। बट यू नेवर नो कब कहाँ से कौन हैक करेगा, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन स्टिल NIC बहुत ही सिक्योर्ड है, ऐसा कभी होगा नहीं। ई ऑफिस आने का एक फायदा ये है कि आपके ऑफिस में बहुत कुछ सब साफ सुथरा रहेगा, सब कुछ, कोई पुरानी फाइलें, कोई पुराने पेपर रहेंगे नहीं। और काम बहुत, ऐसा मुझे लगता है कि काम स्पीड हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अभी ये ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया हूँ। तो जो काम का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई पेपर आया, आपने स्कैन किया, ये ऑफिस में ले लिया, तुरंत उस पर नोट बनाया आपने करस्पॉन्ड नोटिंग साइड में, और आपने नेक्स्ट आपके जो अधिकारी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको बढ़ा दिया, तुरंत हो जाता है। नहीं तो फाइल ढूंढो, फिर उसको फाइल में लगाओ, नोट बनाओ, फिर वेट करो, अंदर डालो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। या आपने अपने जगह पे बैठे स्कैन किए, आपने करस्पॉन्डेंस साइड में लिया, तुरंत इधर नोट बनाया और आपने उसको कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दिया। अब कंसर्न अथॉरिटी अगर ऑफिस में नहीं भी है, अगर कुछ अर्जेंट है तो वो जहां बैठे हैं वहां से अगर उनको कंप्यूटर का और ई ऑफिस का एक्सेस है तो वो वहीं से उसको अपना रिमार्क डाल के आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन दैट वे ये एक स्पीडअप रहेगा, इसमें काम तेजी से होगी, जो मैनुअल इसमें उतनी तेजी से नहीं होता था। अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज में ही है, अभी पूरी तरह से तो हुआ नहीं है। अभी जहां तक नागपुर डिवीजन का सवाल है, सिर्फ DRM ऑफिस में ही इम्प्लीमेंट हुआ है ये, बाकी डिवीजन में कहीं और हुआ नहीं है, सिर्फ DRM ऑफिस में ही है। और वो भी 100% नहीं हुआ है। अभी भी किसी पर्सनल ब्रांच में अगर कमर्शियल से या इंजीनियरिंग से अगर कोई करस्पॉन्डेंस आना है तो जनरली वो आज भी लेटर फॉर्म में साइन होके कागज पे ही आता है, जबकि वो उनके यहाँ से भी वो डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये ऑफिस में आना चाहिए। तो होगा अभी धीरे धीरे। अभी जून से ही तो थोड़े बहुत काम शुरू हुए हैं, जून के पहले तक तो ऑफिस में कुछ काम हो ही नहीं रहा था, तो जून से काम शुरू हुआ है धीरे धीरे। तो अभी क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर है कि कोई फाइल, हार्ड कॉपी फाइल को हैंडल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ये किस्म से मजबूरी हो गई है अभी ऑफिस में काम करना। तो ये ऑफिस के में फाइल, जैसे पहले कहीं कागज गुम हो गया, फाइल मिसप्लेस हो गया, फाइल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कागज जो है खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ये सब इश्यूज नहीं रहेंगे। आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं राइट नाउ। लेकिन ई ऑफिस में जो है आपको रेलनेट का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप रेलनेट के बाहर काम नहीं कर सकते। तो जहां तक नागपुर डिवीजन का सवाल है, हम ऑफिस में ही काम कर सकते हैं, घर से काम नहीं कर सकते, हमको ऑफिस में आना जरूरी है। हाँ, अभी जो है सुनने में आया है कि कुछ कुछ लोगों को स्पेशल कनेक्शन दिया जा रहा है, जो लोग इंपॉर्टेंट वर्क देते हैं, कि जो घर से भी काम कर सके, छुट्टी के दिन भी काम कर सके, ऐसे गिने चुने लोगों को ईयर मार्क किया गया है, उनको स्पेशल कनेक्शन दिया जाएगा सो दैट कि वो घर से भी काम कर सके। एंड मुझे लगता है ऐसा ही सभी डिवीजन में चल रहा होगा। बाकी अभी उतना आइडिया है नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया कैसा चल रहा है। मैं बाकी लोगों को भी सुनना चाहूंगा कि, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के अलग अलग कोने से लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके भी इनपुट चाहूंगा कि उनके यहाँ कैसा चल रहा है ये, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, तो और लोगों का भी इनपुट होना। मैं तो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी ई ऑफिस में जो है, एक इसमें जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इशू ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग किसी को दिया नहीं गया है, सिर्फ ऐसे ही बता दिया गया है सरसरी तौर पे काम करना है। जबकि ई ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है वो
उतना सीधा और सरल नहीं है, क्योंकि उसमें आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो आपकी फाइल कहीं की कहीं चली जाएगी। अभी हमारे ऑफिस में ही कल 2 डिपार्टमेंट होके नोटिंग आने के बाद अचानक से फाइल का एक पार्ट जो है दिख ही नहीं रहा था और हंगामा मच गया कि फाइल ये ऑफिस में घूम गया करके, जो कि हम तो ये समझते थे कि पेपर फाइल ही घूमता है, ये ऑफिस में ऐसा हो गया। खैर एनीवे बाद में डीबीए ने इसको ढूंढ ढांड के निकाल ही दिया कहाँ गया करके। तो ये सब चीजें के लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है डिटेल में, जो कि अभी फिलहाल तो प्रोवाइड नहीं किया गया है। सरसरी तौर पे बता दिया गया है यहाँ जाओ वहां जाओ देख लो, और लोग अपना यूट्यूब में देख देख के धीरे धीरे सीख रहे हैं। जिसको ज्यादा शौक है, इंटरेस्ट है, वो जाता है अपना यूट्यूब में मेहनत करता है, रिसर्च कर रहा है और अपना सीखता है। और जो ज्यादा नहीं कर पा रहा है वो अपने किसी कोलीग से पूछ रहा है और पूछ के कर रहा है, इसी तरह काम हो रहा है। बट इस तरह होना नहीं चाहिए, ये एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए, इसका कुछ बुकलेट जैसा निकलना चाहिए कि आपको काम कैसे करना है करके। क्योंकि हम एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऐसे कोई छोटे मोटे कंपनी में नहीं काम कर रहे हैं कि कैजुअली काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज है जो होना चाहिए, जो एज ए यूनियन ये इशू को उठाना चाहिए और सभी लोग उठाना चाहिए कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। एंड ट्रेनिंग के साथ साथ बुकलेट टाइप का एक बन के मिलना चाहिए, राइटअप मिलना चाहिए कि किस चीज में, ताकि अगर काम करने वाला कहीं अटके तो वो रेफर करने के लिए उसके पास कोई रेफरल हो। ये नहीं कि वो किसी अपने दोस्त को ढूंढे, भाई आओ मुझे बताओ करके, जो कि हमारे यहाँ तो कम से कम वैसे ही हो रहा है। तो जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है वो तो दिमाग लगा के सीख लेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं रहता है और फिर ट्रायल एंड एरर बेसिस में काम करे तो वो बराबर नहीं है। तो ये तरीका नहीं होता है, ये प्रोफेशनल काम नहीं है। तो ये एक मैं आप लोग को यूनियन होने के नाते आप लोग को भी चाहूंगा कि ये इशू उठाए आप लोग, कि प्रॉपर एक बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए एंड उसके साथ एक राइटअप जरूर मिलना चाहिए कि क्या करना है करके। क्योंकि ये ऑफिस जो है वैसे लगता है कि हमें लेटर आया है और हमें एक नोट पुटअप करना है और एक लेटर लिखना है, बस इतना ही है उसमें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये आगे जब पूरा सिस्टम ई ऑफिस में काम करने लगेगा तो बहुत सारी चीजें इसमें बढ़ जाएगी। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए एंड सारे सिस्टम कैसा वर्क करता है उसका एक राइटअप होना चाहिए, बुक जैसा होना चाहिए। और ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, नॉट दैट कि कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन करे और फिर वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो पूरे इंडिया में उस पैटर्न को फॉलो होना चाहिए। एंड दूसरी बात यह है कि कौन सा सब्जेक्ट उसमें लिया जाएगा ई ऑफिस में, ये भी मुझे लगता है कि डिवीजन टू डिवीजन और रेलवे जोन टू जोन वेरी कर रहा है। क्योंकि वहाँ लोकल लेवल पे डिसीजन होता है कि हम इस सब्जेक्ट को ई ऑफिस में नहीं लेंगे, इस सब्जेक्ट को हम ई ऑफिस में काम करेंगे। तो ये भी एक इशू है। क्या बात है, हैंग हो गया है? लगता है कोई टेक्निकल चैलेंज है, हैंग है। सिग्नल वगैरह का प्रॉब्लम हो गया मुझे लग रहा है। आवाज आ रही है मेरी? यस अभी हाँ अभी आई। आई। हाँ, तो ये इश्यूज जो है ये एज ए यूनियन आप लोग उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये इश्यूज डिस्कस तो होनी चाहिए कम से कम। जरूर। बाकी जो है जहां तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और कंप्यूटर एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करता हूँ, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ये। अब हो सकता है कि काफी लोग मुझसे डिफर हो, उनको ये ऑफिस में तकलीफ हो रही हो या ये ऑफिस नहीं पसंद होगा, वो लोग पुराने ढर्रे पे काम करना पसंद करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ये ई ऑफिस इज हियर टू स्टे और इसी पे ही अब काम होने वाला है, ये तय है अब। मतलब इसमें पीछे कहीं रिवर्स कुछ होने वाला नहीं है और सब लोग तैयार हो जाना चाहिए कि हम इसमें कैसे काम करें। अब एक ही चीज है कि इसको ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, खास करके मैं देखा हूँ साउथ सेंट्रल वालों ने बहुत डाला है और इंडियन रेलवे वालों ने भी अलग से इसमें वीडियो बना के डाला है कि कैसे काम करना है। वहां से तो हम सीख ही सकते हैं, लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट एक ऑफिशियली अपना एक ट्रेन करना चाहिए। यूट्यूब हमारे लिए माध्यम नहीं है, यूट्यूब रेलवे का नहीं है, वो तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाके यूट्यूब में सीख लेंगे। वो हम हमारे लिए हमको काम करना मजबूरी है तो हम सीखेंगे ही कहीं ना कहीं से जाके। लेकिन ऑफिशियली डिपार्टमेंट एक ट्रेनिंग होना चाहिए, न कि एक 4 स्लाइड बना के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दे और बोल दे कि ट्रेनिंग हो गया कर। डिटेल में ट्रेनिंग होना चाहिए, बैच बाय बैच ट्रेनिंग हो एंड
ये इंश्योर करे कि वो ट्रेन हुआ है करके। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस में किसी को पकड़ के बोल दे कि तुमको मालूम हो गया तो अब तुम 4 को ट्रेनिंग करो, नो नॉट लाइक दैट। प्रोफेशनली कोई आए और ट्रेन करे जिसको अच्छे से मालूम है ये ऑफिस, और वो ट्रेन करे, और उसके साथ एक राइटअप होना चाहिए कि मैं जब कहीं फंस जाऊं उसमें तो मुझे पीछे हेल्प में जाके कहीं मैं चेक करूं कि क्या करना है मुझे करके। तो इस सब्जेक्ट में तो इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल से 436 ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ चुके हैं ई ऑफिस में ऑल ओवर इंडिया, और करीब उसमें 1.28 करोड़ ई फाइल्स जनरेट हो गए हैं ई ऑफिस में, सभी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली रेलवे, पूरे सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और 3.7 लाख ई फाइल यूजर्स हैं। जैसे हम रेलवे में हर एक यूजर है, रेलवे में ही करीब कम से कम नहीं भी तो 6-7 लाख यूजर तो होंगे ही, डेफिनेटली 6 लाख तो होंगे ही, अभी जुड़ने के होंगे धीरे धीरे। एंड अब ये जो है ये यहाँ अब रहेगा, इसमें हम सबको एडजस्ट करना ही है। अब दूसरा जो टॉपिक है आज का वो है HRMS। ये भी एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे भी बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी है, लेकिन मैं पिछले साल जो HRMS के लिए सेमिनार हुआ था बॉम्बे में, जिसमें क्रिस के जनरल मैनेजर भी आए थे, वेस्टर्न रेलवे में चर्च गेट में हुआ था 6 जुलाई, मेरे ख्याल से 6 जुलाई को हुआ था लास्ट ईयर सैटरडे को। तो वो HRMS का सेमिनार मैंने अटेंड किया था, तो इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी है। बाद में नागपुर आने के बाद मैं उसमें जुड़ा नहीं रहा, आगे उसका डाटाबेस वगैरह जो बना है। तो इसमें बेसिकली 22 से 24 मॉड्यूल रहेंगे HRMS में। एंड HRMS जो है पूरे, जैसे आईपास बेसिकली अकाउंट्स के लिए है, अकाउंट साइड से है आईपास, पर्सनल ब्रांच का बहुत छोटा सा रोल है पेशीट बनाने तक, बाकी अकाउंट्स का ही उसमें पूरा खेल है। HRMS जो है वो पूरा पर्सनल ब्रांच के लिए बना है, HR के लिए। ये पर्सनल ब्रांच को पूरा कंप्लीट कवर करेगा, पूरा पर्सनल ब्रांच का कोई भी चीज इसमें अछूता नहीं रहेगा। HRMS में कम से कम 22 से 24 मॉड्यूल्स रहेंगे। मॉड्यूल्स मतलब सब्जेक्ट जो है, हर मॉड्यूल एक अपने आप में प्रोग्राम रहेगा, और 22 से 24 सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि पूरा पर्सनल ब्रांच कवर हो जाएगा। अभी तक तो इसमें डाटाबेस इसका हर डिवीजन ने, जोन ने अपना कंप्लीट कर दिया है। अब डाटाबेस बन गया है, अब डाटाबेस के डाटा को उन लोग चेक कर रहे हैं, क्रिस वाले उसको सैनिटाइज कर रहे हैं धीरे धीरे। उसमें से कोई एरर है तो वो वापस डिवीजन को बोल रहे हैं एरर को करेक्ट करो करके। अब ये प्रक्रिया कंप्लीट होने में कम से कम मुझे जहां तक लगता है कि और दिसंबर तक तो ये खत्म हो जाएगा, डाटाबेस कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो है मुझे लगता है अशोक सिंह जी को ज्यादा मालूम होगा इस बारे में। पास मॉड्यूल जो है वो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, पास मॉड्यूल सबसे पहले इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कमर्शियल को जो है उन्होंने ECRC वालों को, रिजर्वेशन वालों को जो है उन्होंने कह दिया है कि आप उनका जो साइड का प्रोग्राम है उस पर ट्रायल करने के लिए। अभी डिवीजन साइड में पर्सनल ब्रांच में कुछ आया नहीं है, और पता नहीं किसी और दूसरे जोन या डिवीजन को नॉमिनेट किया होगा कि भाई आप लोग ट्रायल कीजिए, ऐसा कुछ लेटर तो अभी तक दिखा नहीं है। तो सबसे पहले जो है पास मॉड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें ट्रायल शुरू हो गया है। और पास जो है, जो हरा पास, सफेद पास, लाल पीला मिलता है, अब वो बंद हो जाएगा कुछ दिन बाद। और एम्प्लॉय के लिए एक सेटबैक ये रहेगा कि जो हम लोकल लेवल पे ट्रैवल करते हैं और पास दिखा के स्टाफ बोल के निकल जाते हैं आगे, वो आगे से शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी में कुछ पास रहेगा नहीं। पास जो है आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे डीमैट अकाउंट होता है, शेयर्स में आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, लेकिन आपके अकाउंट में शेयर आ जाता है, शेयर सर्टिफिकेट। उसी तरह डीमैट अकाउंट जैसा रहेगा और पास आ जाएगा आपके अकाउंट में। एंड इससे एक सुविधा ये रहेगी कि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अभी हमको जाके लाइन लगना पड़ता है रिजर्वेशन काउंटर पे। और धीरे धीरे जो है बाकी इसमें जो मॉड्यूल रहेगा वो MACP मॉड्यूल रहेगा, सीनियरिटी, प्रमोशन, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए असेसमेंट जो करना है, ऐसे पर्सनल ब्रांच के जितने भी रिलेटेड एक्शंस हैं वो पूरे जो है HRMS कवर करेगा।
और ये लोग स्टेज वाइज उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड इनका जो है जनवरी 31 2019 को रेलवे मिनिस्ट्री और क्रिस के बीच में एमओयू साइन हो गया था 31 जनवरी 2019 को, कि 24 महीने का ये प्रोजेक्ट था उनको, और उनका पेमेंट भी जो है करोड़ों में है, वो पेमेंट भी हो गया था। एंड 24 मंथ्स का इनका टारगेट था पूरा इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन अभी ये कोविड की वजह से डेफिनेटली सेटबैक होगा और 3 से 6 महीने तो कम से कम बढ़ जाएगा इसका, 24 महीने की जगह 30 महीने हो जाएगा कम से कम, अगर ये टारगेट लेके चलते हैं तो अभी तो 1 साल हो गया है उसमें, जनवरी टू जनवरी 1.5 साल निकल गया है। तो अभी तक तो सिर्फ पहला जो मॉड्यूल है उस पर ट्रायल शुरू हुआ है पास मॉड्यूल पे, बाकी इस पे भी वर्क ही चल रहा है। अभी तो डाटाबेस भी 100% हुआ नहीं है पूरा सैनिटाइज, तो धीरे धीरे चलेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि जनवरी 22 तक इन लोग इसको ट्रायल बेस पे चालू कर देंगे, जहां तक मुझे लगता है। और जनवरी 23 में तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए एचआरएमएस, क्योंकि क्रिस में तो काम तो चालू है बाकी सब मॉड्यूल्स पे। तो इन लोग एक एक जोन या डिवीजन को बांट देंगे ट्रायल करने के लिए एक एक सब्जेक्ट, और इसमें जो है एम्प्लॉय के लिए अच्छा रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि काम जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगा। जैसे कि आज एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, एमएससीपी है किसी का, तो एमएससीपी किसी का ऑटोमेटिकली होता ही नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। वो जब तक कि वो एम्प्लॉय जाके एक एप्लीकेशन देगा नहीं और बोलेगा कि मेरा एमएससीपी तो पिछले 6 महीने पहले ही ड्यू हो गया था, फिर वो बोलेगा देखता हूं मैं करके, फिर उसके बाद 2 रिमाइंडर देगा, फिर कहीं ग्रीवेंस अपना लॉन्च करेगा, फिर धीरे धीरे जो है उसका फाइल निकलेगा और होता है। ऑटोमेटिकली तो बहुत कम होता है। तो एचआरएमएस आने की वजह से ये हो जाएगा कि एमएससीपी जैसे ही अगर उसका डाटाबेस बन के वो मॉड्यूल सब इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो जो डीलर रहेगा जिस दिन जिसका एमएससीपी ड्यू हो जाएगा उस दिन उसके कंप्यूटर में जैसे वो सिस्टम में लॉग इन करेगा, वो पॉपअप आएगा कि आज इतने लोगों का एमएससीपी आपका ड्यू हो गया है। और अगर वो अगले 48 घंटे तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो उसके नेक्स्ट लेवल पे जो उसका जो ऑफिसर होगा, पर्सनल ऑफिसर, उसके आईडी पे पॉपअप आना शुरू हो जाएगा कि आपके डीलर के पास इतने लोगों की एमएससीपी ड्यू हो गई है और उसके तरफ से कोई एक्शन हुआ नहीं है। और इसी तरह हर 2 दिन में वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते जाएगा। तो इसमें जो है ढिलाई बरतने के चांस कम रहेंगे, नेक्स्ट लेवल पे ही वहां से टोक दिया जाएगा भाई इनका काम करो करके। तो इससे जो है स्टाफ का जो ग्रीवेंसेस है वो डेफिनेटली कम होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। एंड काम जो है, काम का परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए वेलफेयर इंस्पेक्टर ग्रीवेंस भी देखता हूँ मैं, तो इस टाइप के ग्रीवेंस बहुत आते हैं, एमएससीपी से रिलेटेड तो ग्रीवेंस बहुत आते हैं। एंड बाद में वो कैसा डील होता है मैं उसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ अभी यहाँ पे, वो ये मंच भी नहीं है वो डिस्कस करने के लिए। तो एचआरएमएस जब जिस भी दिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी सीनियरिटी लिस्ट एक्यूरेट हो जाएगी। आज जैसे गलतियां हो रही है वो गलतियां नहीं होगी, डेफिनेटली एक्यूरेट बनेगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग बना रहे हैं। तो सीनियरिटी आपकी एक्यूरेट रहेगी, टाइमली प्रमोशन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपका जो असेसमेंट बनेगा वो एक्यूरेट बनेगा। तो डेफिनेटली एज ए एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू एचआरएमएस जब इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आई डोंट नो यूनियन का इसमें क्या व्यू है, वो मैं नहीं बता सकता, वो आप लोग ही बता सकते हो। बाकी एचआरएमएस जो है अभी तो बहुत ही बडिंग स्टेज में है, अभी तो इसका कोई भी मॉड्यूल कुछ भी नहीं हुआ है, सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही है। और ई पास मॉड्यूल इंप्लीमेंट होने के बाद समझ में आएगा कि पहला मॉड्यूल कितना सक्सेसफुल रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आएगा कि आगे का कैसा चलने वाला है। तो अभी तो ये 2 सब्जेक्ट में इतना ही है, बाकी ये तो दोनों नया सब्जेक्ट है तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो मैं अपना जो सब्जेक्ट में बोला था इसको विराम देता हूँ, एंड बैक टू मिश्रा जी। धन्यवाद। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। मैं अपना